ओके जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वी स्टार्टेड और चैप्टर इन्वेंट्री इन लास्ट क्लास। हम लोगों ने इन्वेंट्री का चैप्टर स्टार्ट किया था। हम लोगों ने इन्वेंट्री में क्लास में बात की कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन्वेंट्री इस पे काम करता है। तो कोई भी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, आई टोल्ड यू पीपल, आवाज़ आ रही है मेरी ना आप लोगों को? जी सर, आ रही है। ठीक है। तो कोई भी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो दो चीज़ों पे मैंने आपको बताया था बात करता है। एक तो रिकग्निशन पे और दूसरा मेजरमेंट पे। हम लोगों ने रिकग्निशन की बात की थी। अच्छा यार, मुझे याद अभी नहीं पड़ रहा, आई डोंट रिमेम्बर। हम लोगों ने ये तो चलो इन्वेंट्री की रिकग्निशन की बात तो कर ली थी, बट डिड आई ऑल्सो फॉरवर्ड यू द वीडियो लेक्चर? क्योंकि इस पे एक और क्लास है, उसको मैंने वीडियो लेक्चर भी उसको वर्चुअल दिया था। तो इफ़ यू नीड द सेम टॉपिक वीडियो लेक्चर तो वो भी मैं फॉरवर्ड कर दूंगा आपको, या वो क्लास के काम से काम चल गया था। हेलो। सर, जो ऑन कैंपस हुआ था वो तो ठीक था, मतलब हमें समझ आ ठीक गया है था ना सब? थोड़ा। चलो बस ठीक है, फिर वीडियो की जरूरत नहीं है। ओके। सो व्हाट वी स्टडीड, वी रिकॉर्डेड द एडजस्टमेंट फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो मैंने आप लोगों को कहा था सिर्फ ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री को याद कर लो, वो एंट्री को तो काम चल जाएगा। ठीक है, लेकिन काम चलाने के लिए, उससे आगे नहीं। ठीक है, उससे आगे क्या, अगर उसको समझना था तो फिर हम लोगों ने उसकी एडजस्टमेंट भी की थी। तो हम लोगों ने कहाँ तक कर लिया था? वी डिड द क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग वन, जो कि डेबिट क्रेडिट के थ्रू किया था। रिकग्निशन हम लोगों ने कर लिया था। रिकग्नाइज कैसे करते हैं? रिकग्नाइज करते हैं ओपनिंग इन्वेंट्री को हम लोग कैसे एडजस्ट करते हैं? हम लोग करते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स को डेबिट कर देते हैं, इन्वेंट्री को क्रेडिट कर देते हैं। और क्लोजिंग इन्वेंट्री की एडजस्टमेंट क्या थी? बिल्कुल ऑपोजिट थी। कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर दिया था और इन्वेंट्री अकाउंट को डेबिट कर दिया था। ठीक है, अब बात आते हैं वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, जो मेजरमेंट का इशू है। अब इन्वेंट्री होती क्या है? इन्वेंट्री कंसिस्ट ऑफ गुड्स परचेज फॉर रीसेल। जो भी चीज़ें आपने खरीदी रीसेल पर्पस के लिए वो होगा। कंज्यूमेबल स्टोर्स होते हैं, रॉ मटेरियल्स एंड कंपोनेंट्स, ठीक है, वो भी इन्वेंट्री में ही आते हैं। पार्टली फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोसेस जिसे कहते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस, एंड फिनिश गुड्स, हम लोगों ने ये बात की थी। अब IS2 का प्रिंसिपल क्या है? IS2 का प्रिंसिपल है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, इसको गौर से देखना। वो कहता है इन्वेंट्री इज इंक्लूडेड इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। देखो, चलो इसको बाद में बात करते हैं। हम लोगों ने कहा, जब हम लोगों ने क्लोजिंग इन्वेंट्री की एंट्री पास की, तो हम लोगों ने कहा कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट क्रेडिट, इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट। उसके साथ हम लोगों ने वैल्यूज लिखी थी कुछ। अब ये तो ठीक है, रिकग्निशन का तो बता दिया कि हम लोगों ने कॉस्ट ऑफ सेल से उठाया इन्वेंट्री को और वापस अपना उसे एसेट बना लिया, एक्सपेंस से उसे अपना एसेट बना लिया। लेकिन जो वैल्यू थी, जो हम लोगों ने टेस्ट अंडरस्टैंडिंग वन की थी, उसमें वैल्यू उसने हमें कैलकुलेट करके बता दी थी। क्वेश्चन ये है कि ये जो वैल्यू आई, ये वाली, ये कहाँ से आई? ये कैसे कैलकुलेट हुई? जो हमारी आई गेस प्रोबेबली 7500 थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 7500 ही थी ना क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू? चलो जितनी भी थी, तो हाँ, वो वैल्यू कैसे आई? तो वो इन्वेंट्रीज IS2 कहता है कि जो वो वैल्यू आपने लानी है वो कैसे लानी है? इन्वेंट्री इज इंक्लूडेड इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एट लोअर ऑफ। आप क्या करेंगे? आप कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री भी कैलकुलेट कर लेंगे और आप नेट रियलाइजेबल वैल्यू भी कैलकुलेट कर लेंगे। क्या करेंगे? नेट रियलाइजेबल वैल्यू भी कैलकुलेट करेंगे और कॉस्ट भी कैलकुलेट करेंगे। इन दोनों में से जो लोअर होगी, ठीक है, इन्वेंट्री की कॉस्ट जो लोअर होगी, उसे वहां पे पोस्ट करेंगे उस एंट्री में, उस वैल्यू को। दोबारा बोलता हूँ, एक मिनट देख लो, रिकॉर्डिंग भी ऑन हो रही है, चल रही है, हाँ। दोबारा बोलता हूँ, व्हाट एट व्हाट वैल्यू द इन्वेंट्री शुड बी इंक्लूडेड इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एट लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV। आप कॉस्ट भी कैलकुलेट करेंगे, NRV, इन दोनों में से जो लोअर होगा उस पे ले आएंगे। अब सवाल ये है, NRV क्या है? NRV नेट रियलाइजेबल वैल्यू। NRV नेट रियलाइजेबल वैल्यू वो कैसे आती है? वो कहता है रेवेन्यू एक्सपेक्टेड टू बी अर्न इन द फ्यूचर व्हेन द गुड्स आर सोल्ड लेस एनी सेलिंग कॉस्ट। तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी उस इन्वेंट्री की? आपने देख लेना है कि फ्यूचर में आपको रेवेन्यूज कितने आएंगे।
ठीक है, आपने क्या देख लेना है, फ्यूचर में रेवेन्यूज कितने आएंगे और उन रेवेन्यूज में से अगर कोई सेलिंग कॉस्ट आपकी लगती है उसको माइनस कर देना है, तो दैट विल बी योर नेट रियलाइजेबल वैल्यू। ठीक है, और कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं जी, कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, बल्कि कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास आगे यहाँ पे आ जाएगा। तो कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करनी है, दिस इज वेयर आई टोल्ड यू पीपल इन लास्ट क्लास एज वेल, यहाँ पे भी ये जो थ्योरी होती है जो वो बताता है कि कैसे चीजें कैलकुलेट करनी है, वो अच्छे तरीके से समझ लिया करो, फिर कुछ भी आ जाए, कोई ऊपर नीचे क्वेश्चन आ जाए, यू कैन सॉल्व इट। तो कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करनी है, कहता है कॉस्ट इंक्लूड्स ऑल द एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन ब्रिंगिंग द प्रोडक्ट और सर्विस टू इट्स प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन। ये जो ये वाली लाइन है, ये डेढ़ लाइन जो है, ये इतनी कॉम्प्रिहेंसिव है कि आपको सिर्फ अगर ये जहन में अच्छी तरह बिठा लो कि ये कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री कैसे कैलकुलेट करनी है, तो दैट इज इनफ फॉर इट। क्या कहता है, कॉस्ट इंक्लूड ऑल द एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन ब्रिंगिंग द प्रोडक्ट और सर्विस टू इट्स प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन। इसका एग्जांपल क्या है, लेट्स सपोज आप चाइना से कोई चीज मंगवाते हैं, ठीक है, आप चाइना से कोई चीज मंगवाते हैं, तो चाइना में पहली तो चीज है, आपने उसे परचेज प्राइस जो उससे चीज खरीदेंगे उसके पैसे पे करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपने जब पोर्ट पे आई, कराची पोर्ट पे चीजें आई, तो वहां पे पोर्ट और कस्टम्स पे वो पे किए, तो वो भी उसकी कॉस्ट में शामिल होगा, ऑल द एक्सपेंडिचर इनकर्ड। अच्छा, उसके बाद कराची से आपने इस्लामाबाद चीजें मंगवाई, उस पर भी पैसे खर्च होंगे, और इस्लामाबाद से फिर आपने प्रेजेंट लोकेशन जहां पे भी ट्रांसफर कराई, जिस जिस हालत में इस वक्त वो है, उस हालत में आने तक जितनी भी कॉस्ट लगी है, दैट विल बी द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। अब इसमें वो कहता है इसमें क्या क्या चीजें आएंगी, इसमें अगर तो आप परचेज कर रहे हैं, जो जैसे कॉस्ट ऑफ परचेज डायरेक्टली ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो उसमें मटेरियल्स कॉस्ट आ जाएंगी, इंपोर्ट ड्यूटीज आ जाएंगी, फ्रेट आ जाएगा, कोई किराया जो इधर से उधर का होता है। और अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, तो उसको कन्वर्ट करने की कॉस्ट आ जाएगी। चूंकि हमारा मैन्युफैक्चरिंग का काम नहीं, हम लोग इसमें इंटरनेशनल अकाउंटिंग ये आपके कोर्स में मैन्युफैक्चरिंग को कवर नहीं कर रहे, तो आपके लिए बस कॉस्ट ऑफ परचेज इज इनफ। अच्छा, कॉस्ट विच मस्ट बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, वो कॉस्ट जो कि एक्सक्लूड होनी चाहिए, जो कि इंक्लूड नहीं होनी चाहिए किसी सूरत में भी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में, वो कौन सी है, वो है सेलिंग कॉस्ट। जो सेलिंग कॉस्ट है, को बेचने को कोई कमीशन दे रहे हो, कोई चार बंदे रखे हुए हैं उनको सैलरीज दे रहे हो, वो नहीं आएगी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में। स्टोरेज कॉस्ट, इन्वेंट्री को स्टोर करने की भी कॉस्ट नहीं है। लेट्स सपोज आपने लैपटॉप्स मंगवाए, एग्जांपल लैपटॉप्स की देता हूँ, आपने लैपटॉप्स मंगवाए बाहर से, इंपोर्ट किए लैपटॉप्स, जो लैपटॉप्स या कंप्यूटर कह लेते हैं, जो ब्रांडेड कंप्यूटर होते हैं, ठीक है, आपने ब्रांडेड कंप्यूटर्स इंपोर्ट किए चाइना से, जापान से, वो मंगवा के अब आपने उन्हें स्टोर करना है, ठीक है, आ गए आपके इधर इस्लामाबाद तक, अब आप जाहिर बात है कहीं पे रखना है, कोई दुकान, कोई स्टोर रूम लेना है, वहां पे उसको स्टोर करना है, वो जो दुकान या उसको स्टोर रूम का किराया, दैट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। एबनॉर्मल वेस्ट ऑफ मटेरियल्स, लेबर और अदर कॉस्ट, कोई एबनॉर्मल वेस्ट हो गया, नॉर्मल वेस्ट नहीं, नॉर्मल वेस्ट होता है जो कि एक्सपेक्टेड होता है कि ये होना ही होना है, ठीक है, एबनॉर्मल वेस्ट होता है जो कि सडनली कुछ आग लग गई, कुछ चीजें खराब हो गई, चीजें टूट गई बहुत ज्यादा, दैट इज एबनॉर्मल वेस्ट। एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स क्या होते हैं, ये कॉस्ट जो आपके रनिंग ऑफ बिजनेस, रनिंग की जो कॉस्ट है, ये चारों चीजें इंक्लूड नहीं होंगी, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन है यहाँ पे, बाय द वे, इसमें जो इस वाली बुक में जो क्वेश्चन हैं वो एमसीक्यूज की बेस पे हैं, ठीक है, साथ में एमसीक्यूज और नीचे आपको ऑप्शन दिए होते हैं, लेकिन आपका पेपर जो होगा में एमसीक्यूज नहीं होंगे, तो आप सिर्फ इतना ही रखो कि ये इसी तरह है, ठीक है। एक छोटी सी प्रैक्टिस है, पहले ये करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। लेट मी ओपन एक्सेल फाइल। टुडे इज 7 अक्टूबर 20, ये है बी कॉम मॉर्निंग।
ओके जी, तो क्वेश्चन वो कहता है, देखो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। वो कहता है कूलेज बिजनेस सेल्स थ्री प्रोडक्ट्स। वो बिजनेस है, वो तीन प्रोडक्ट्स बेच सकता है, एक्स बेचता है एक्स वाई जी। वेल राइट इट ओवर हियर। ये पहले हम लोग अप्लाई कर रहे हैं कि कॉस्ट और एनआरवी, एक्स वाई जी, तीन प्रोडक्ट्स बेचता है जी। कूले नाम का कोई बिजनेस है, ठीक हो गया। अच्छा, अब वो कहता है द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वाज अवेलेबल एट द एंड ऑफ द ईयर। कॉस्ट, अच्छा फिर अगेन एट द एंड ऑफ द ईयर क्यों? कि जो एडजस्टिंग एंट्रीज करनी है, ये जो इन्वेंट्री को एडजस्ट करना है, किस वैल्यू पे एडजस्ट करना है, ये साल के एंड पे जाके होगा, ठीक है, क्योंकि ये एडजस्टिंग एंट्री है। तो कॉस्ट उसने बताई है 7, 10 एंड 19 है, डॉलर्स में है। सो कॉस्ट बता दी उसने 7, 10 और 19, ठीक है जी। उसके बाद उसने बताया नेट रियलाइजेबल वैल्यू एनआरवी, वो कितनी है? 10, 8, 15। एनआरवी 10, 8 और 15। अब हमारा रूल क्या है, हम लोग क्या करते हैं, अच्छा करना क्या है पहले ये देखते हैं। वो कहता है यूनिट्स है 100, 200 एंड 300। तो मैं यहाँ पे यूनिट्स भी लिख देता हूँ। जस्ट इसको कॉपी किया, 100, 200 एंड 300, ठीक है जी। अच्छा अब क्या वो कहता है, वो कहता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू क्या है? तो क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू के लिए हमें क्या करना है, हमें रूल अप्लाई करना है लोअर ऑफ वाला। तो हम लोग यहाँ पे रूल अप्लाई कर देते हैं, लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। अब देखो एक्स के लिए कॉस्ट लोअर है या एनआरवी लोअर है? कॉस्ट। कॉस्ट, तो हम लोग कॉस्ट पिक कर लेंगे, ठीक है। इसको बल्कि मैं शेड कर देता हूं ताकि आप लोगों के लिए इजी रहे। अच्छा अब जो y के लिए कॉस्ट लोअर है या एनआरवी? एनआरवी। तो विल पिक एनआरवी। अच्छा z के लिए कॉस्ट लोअर है या एनआरवी? एनआरवी। एनआरवी, ठीक है जी, ये हो गया। अब इसको, अच्छा जब भी क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो वी डू नॉट ओनली फाइंड आउट पर यूनिट, वी जब व्हेन इट इज आस्क्ड पर यूनिट तो इसको हम लोग टोटलिटी पे लेके जाते हैं। तो 100 यूनिट्स इसकी थी, 200 यूनिट्स इसकी थी एंड 300 यूनिट्स इसकी थी। तो जब हम लोगों ने यहाँ पे टोटल किया तो ये हमारे पास आ गया, ये कर लेते हैं, इज इक्वल्स टू 700 हमारे पास आ गई एक्स की क्लोजिंग इन्वेंट्री, वाई की आ गई 1600 और जी की आ गई 4500। तब जब टोटल हम लोगों ने इसको किया तो टोटल हमारे पास हो जाएगा 700 प्लस 1600 प्लस 500। एंटर किया तो वी गेट 6800 की हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री होगी जो कि रिपोर्ट की जाएगी, ठीक है। ये तो है सिंपली क्वेश्चन लगाना, क्वेश्चन करना। इसको मैं कर भी दूं कि जब हम लोग करते हैं अंडरस्टैंडिंग 4, जब हम लोग करते हैं लोअर ऑफ एनआरवी और कॉस्ट। अब इसमें सवाल ये है कि ये जो कॉस्ट है ये उसने ऑलरेडी कैलकुलेट करके दे दी आपको, ये एनआरवी भी कैलकुलेट करके दे दी उसने आपको, तो आपने सिर्फ रूल अप्लाई किया। बट द क्वेश्चन इज इफ यू हैव टू कैलकुलेट एनआरवी एंड कॉस्ट बाय योरसेल्फ, आपको खुद से कैलकुलेट करनी हो कॉस्ट और एनआरवी, तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए भी एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज, आपका एक बिजनेस है, आप एक बिजनेस करते हैं, जो जैसे मैं एग्जांपल दे रहा था आपको कंप्यूटर्स की, ठीक है। आप कंप्यूटर्स जो हैं वो मंगवाते हैं, इंपोर्ट करते हैं, सेकेंड हैंड कंप्यूटर्स, जो ब्रांडेड कंप्यूटर्स आते हैं, बाहर से इंपोर्ट करते हैं। तो आपने क्या किया, आपने सबसे पहले एक से 100 कंप्यूटर्स या 200 कंप्यूटर्स, मैं यहाँ पे इसको लिख लेता हूँ, आपने जापान से 200 कंप्यूटर्स जो हैं वो परचेज किए। तो जब जापान से 200 कंप्यूटर्स परचेज किए ड्यूरिंग 2020 में, इंपोर्टेड 200
computers at purchase price of, okay, imported 200 computers from Japan. उसकी परचेज प्राइस कितनी थी जी? उसकी परचेज प्राइस उसने आपको बता दी, उसकी परचेज प्राइस थी से 20 लाख। चलो तो इसको 10 लाख करते हैं, 20 लाख ही कर लेते हैं। 200 है ना, 1000, हाँ 20 लाख। ठीक है जी, 200 कंप्यूटर 20 लाख रुपए कर लेते हैं। 200 जो कंप्यूटर्स हैं वो आपने जापान से परचेज किए, तो वो आपकी आ गई कॉस्ट, ये कॉस्ट आ गई कितनी आ गई जी? 20 लाख की, 2 मिलियन। अच्छा, आपने जो है इसका कॉस्ट ऑफ कस्टम्स एंड इंपोर्ट ड्यूटी वो कितनी है जी? वो कहता है 15% या 30% पर कंप्यूटर। ठीक है जी, कॉस्ट ऑफ कस्टम्स एंड इंपोर्ट ड्यूटी उसने कहा जी 30% पर कंप्यूटर के, एक जितनी कंप्यूटर की होगी 30% पर कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर लिख देता हूँ। ठीक है जी। अच्छा, अब और उसने क्या कहा? उसने कहा जी फ्रेट, फ्रेट कॉस्ट फ्रॉम कराची टू इस्लामाबाद, वो कितना है? वो है से लाख। सिंपल कर लेते हैं, वो लाख है। अच्छा, उसके बाद उसने हमें और बता दिया, उसने कहा जी एट द एंड ऑफ ईयर, को इकट्ठा कर लिया। अच्छा, ये क्वेश्चन मैं खुद से बना के आपको दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को, उस बुक में तो उसने कॉस्ट और एनआरवी दे दिया, अगर कॉस्ट और एनआरवी खुद कैलकुलेट करना हो तो फिर कैसे कैलकुलेट किया जाए, तो वो सिर्फ खुद से करके दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को वो आइडिया भी हो जाए। अच्छा, वो कहता है एट द एंड ऑफ द ईयर 90 computers were sold and your management have told you that that there is new model for computers, thus the remaining computers can only be sold at 11,000, okay, 12,000 rupees per unit, while incurring 5% 5% sales commission on each unit। ठीक है, तो ये एक छोटी सी बीच में गड़बड़ आ गई। उसने क्या कहा? उसने कहा जी एट द एंड ऑफ द ईयर, जब साल एंड हुआ, तो जब साल एंड हुआ तो आपको पता लगा 90 कंप्यूटर्स जो है वो तो बिक चुके थे, और मैनेजमेंट ने ये बताया
कि जो बाकी के कंप्यूटर रह गए हैं उनमें उनका एक नया मॉडल आ गया है, तो जब नया मॉडल आ जाता है पुराने की प्राइस कम हो जाती है। नया मॉडल आ गया, पुराना जो है वो सिर्फ 12,000 का बिकेगा। सो आपने क्या करना है, और उसके ऊपर फर्दर 5% कमीशन भी देनी पड़ेगी। अब रिक्वायर्ड क्या है, यहाँ पे हम लोग रिक्वायर्ड भी लिख लेते हैं। रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड है रिकग्नाइज एंड मैयर, क्योंकि इसको मैं पहले लिखता हूँ, मैयर एंड recognize closing inventory in accordance with IAS2। ठीक है जी, IAS2 के अकॉर्डिंगली आपने उसे मैयर करो और रिकॉर्ड करो। तो मैयर करने का सबसे पहला हमारे पास रूल क्या होता है, मैयर करने का हमारे पास रूल होता है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फाइंड आउट करते हैं कॉस्ट और एनआरवी। ठीक है, तो हम लोगों ने कॉस्ट फाइंड आउट करनी है सबसे पहले। टू फाइंड कॉस्ट हम लोगों को पहले तो पर यूनिट की बेसिस पे चाहिए कि पर यूनिट कितना कितना होगा। सो पर यूनिट जो है कॉस्ट परचेज कॉस्ट पर कंप्यूटर, वो कैसे आ जाएगी, हमें पता है 20 लाख के हम लोगों ने कंप्यूटर खरीदे और कितने कंप्यूटर थे, 200 कंप्यूटर थे, तो उनकी कॉस्ट कितनी पर कंप्यूटर कॉस्ट आ जाएगी, 10,000 की। ठीक है जी, उसके बाद उसने कहा कस्टम ड्यूटी, तो कस्टम ड्यूटी जो है वो कितनी है, वो 30% है। सो दैट इज 30% मल्टीप्लाई बाय 10,000 पर यूनिट है। सो दैट विल बी कितना बन जाएगा जी, ये 3,000। ठीक है, उसके बाद उसने कहा कि फ्रेट जो था वो था लाख का। ठीक है, जब फ्रेट लाख का था, 1 लाख का फ्रेट था और कितने कंप्यूटर्स मंगवाए थे, 200 कंप्यूटर्स मंगवाए थे, तो ये कितना बन जाएगा जी, ये बन जाएगा 500 पर कंप्यूटर। ठीक है जी, तो जब इसको टोटल करेंगे कॉस्ट को, और इसमें देखो ये कॉस्ट कैलकुलेट हो रही है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कुछ चीजें अगर आपको गिवन भी हो तो ये एक्सक्लूड होनी चाहिए, ये इंक्लूडेड नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये एक्सक्लूडेड होनी चाहिए अगर ये क्वेश्चन में गिवन भी है तो। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये टोटल कितना हो जाएगा जी, ये हो जाएगा 13,500। ये तो हमारी आ गई क्या, ये हमारी आ गई कॉस्ट। हमने कॉस्ट कैलकुलेट कर ली। अब एनआरवी भी कैलकुलेट करनी है। सो एनआरवी हमें पता है, एनआरवी कैसे कैलकुलेट होती है, एनआरवी टू फाइंड एनआरवी। देखो ये चीजें अगेन मैं नहीं बता रहा, ये आपको इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 की रीडिंग बता रही है कि एनआरवी कैसे कैलकुलेट करनी है। मैं वापस जाके वहां पे लिखा हुआ दिखाता हूँ। एनआरवी कैलकुलेट करनी है रेवेन्यू एक्सपेक्टेड टू बी अर्न इन द फ्यूचर व्हेन द गुड्स आर सोल्ड लेस एनी सेलिंग कॉस्ट। सो जो फ्यूचर में जितने प्राइस पे वो चीजें बिकेंगी वो माइनस कोई उसकी जो सेलिंग कॉस्ट है उसमें से माइनस कर देनी है। सो एनआरवी टू फाइंड एनआरवी कैसे आएगा हमारे पास, हमारे पास आ जाएगा जी यहाँ पे एक्सपेक्टेड रेवेन्यू पर कंप्यूटर। ठीक है जी, एक्सपेक्टेड रेवेन्यू पर कंप्यूटर कितने आ जाएंगे हमारे पास, यहाँ पे आ जाएगा एक्सपेक्टेड रेवेन्यू पर कंप्यूटर जो बिकेगा वो कितने का, उसने क्वेश्चन में कहा हमें, उसने कहा जी 12,000 का बिकेगा। ठीक है, अच्छा इसमें से अगर कोई कॉस्ट है तो है, बिल्कुल है। 5% जो है वो कमीशन है, 5% कमीशन है पर लैपटॉप पे, तो वो कितना आ जाएगा जी, वो हमारे पास बन जाएगा तकरीबन 600 आई गेस। ठीक है, तो लेस करना है ये, तो जब लेस 600 ही बनेगा ना, हाँ 600 ही बनेगा, 10% जो है वो 1200 हो जाता, हाँ 600 ही बनेगा। अच्छा, तो अब हम लोग क्या कर लेंगे इसको, अब हम लोग इसकी एनआरवी भी कैलकुलेट कर ली जो कि आ जाएगी 11,400 की।
अब देखो, अब हमारे पास ये वही क्वेश्चन बन गया जो अभी हम लोगों ने टेस्ट अंडरस्टैंडिंग 4 किया है, कि हमारे पास कॉस्ट भी आ गई है, हमारे पास एनआरवी भी आ गई है। अब हम लोगों ने क्या करना है, अब हम लोगों ने इसको रिकग्नाइज करना है। एक हमारा हो गया मैयर, हम लोगों ने कर ली। अब हम लोगों ने रिकग्नाइज करना है, तो रिकग्नाइज हम लोग कैसे करते हैं, हम लोग एंट्री से करते हैं। लेकिन पहली बात ये याद रखना, जब हम लोग एंट्री पास करते हैं, रिकग्नाइज करते हैं, तो हम लोग पर यूनिट को नहीं करते, ये पर यूनिट है, ठीक है। ये हमारे पास पर यूनिट है। तो टोटल कितनी हो जाएगी, टोटल हम लोगों को चाहिए। तो टोटल कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे, बल्कि मैं इसको यहीं पे कर लेता हूँ, आप लोगों को आइडिया हो जाए। तो टोटल कैसे होगी जी, टोटल होगी, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे रिमेनिंग इन्वेंट्री से। तो रिमेनिंग इन्वेंट्री कितनी है, क्वेश्चन में वो कह रहा है हमें कि एट द एंड ऑफ द ईयर 90 कंप्यूटर्स वर सोल्ड। खरीदे कितने थे, 200 खरीदे थे, ठीक है, 200 खरीदे थे, और 90 बाकी, 90 सिर्फ सेल हुए हैं। तो बाकी कितने रह गए हैं, बाकी रह गए हैं 110। तो 110 तो अभी भी बचे हुए हैं। सो 110 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, जरा कैलकुलेट करके दो यार मुझे। 13,500 मल्टीप्लाई बाय 110। सर ये आएगा आपके पास 1485,000 1485,000। 000। ये सर हमारी हो, 14,85,000। ये हमारी होगी कॉस्ट, अगर कॉस्ट हम लोग कैलकुलेट करें। और इसी तरह हम लोग इसकी एनआरवी भी कैलकुलेट कर लेते हैं टोटल की। सो मल्टीप्लाई बाय 110। अच्छा, ये मुझे कैलकुलेट करके बता दो कि 11,400 मल्टीप्लाई बाय 110 कितना होता है। 1254,000। सर वन 12 टू लाख 12,54,000। 54,000। 54,000। ओके, सो ये हमारे पास आ गई एनआरवी। अब रूल क्या है, इसको रिकग्नाइज करने के लिए, एंट्री पास करने के लिए, एंट्री तो होती है हमारी डेबिट, हम लोग कर देते हैं इन्वेंट्री, डेबिट कर देते हैं हम लोग इन्वेंट्री अकाउंट को, ठीक है, और क्रेडिट कर देते हैं हम लोग किसको, क्रेडिट हम लोग कर देते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट को, ठीक है जी। तो डेबिट इन्वेंट्री अकाउंट को हम लोगों ने करना है कितने से, लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। तो लोअर कौन सी है, लोअर हमारे पास एनआरवी है। सो एनआरवी से हम लोग रिकॉर्ड करेंगे 1254,000, एंड यहाँ पे भी 1254,000, ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन के दो पार्ट थे, मेजरमेंट एंड रिकग्निशन। तो दिस इज हाउ वी मेजर इट एंड दिस इज हाउ वी रिकॉर्ड इट, ठीक है, वी रिकग्नाइज इट। ये बुक में उसने इसको एक्सप्लेन नहीं किया हुआ, इसलिए नहीं एक्सप्लेन किया हुआ कि इसके, इस बुक से पहले भी एक बेसिक पेपर होता है, क्योंकि अगेन आप लोग एडवांस अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, तो वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग और प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग के गेम्स होती हैं कि आप इसको कैसे, कॉस्ट कैसे कैलकुलेट की जाए, ठीक है। तो वो एज्यूम कर रहा है आपको कॉस्ट कैलकुलेट और एनआरवी कैलकुलेट करनी आती है, दैट्स व्हाई उसने सीधा 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 आपको यहाँ पे टेस्ट अंडरस्टैंडिंग में कैलकुलेट करके दे दिया। अच्छा, ये जो कॉस्ट हम लोग कैलकुलेट की है हम लोगों ने, ये हम लोगों ने की है पर यूनिट की बेसिस पे, ठीक है। ये कॉस्ट हम लोगों ने कैलकुलेट किया है। आपने टेस्ट अंडरस्टैंडिंग 5 और टेस्ट अंडरस्टैंडिंग 6 खुद ट्राई करनी है। ये कोई बड़ी चीज नहीं है, छोटी छोटी चीजें हैं, ठीक है। सिर्फ कॉन्सेप्ट की है, नहीं मिलता कॉन्सेप्ट तो बुक में ढूंढ लो, बुक में नहीं मिलता तो इंटरनेट पे सर्च करो, लेकिन करनी है। टेस्ट अंडरस्टैंडिंग 5 और टेस्ट अंडरस्टैंडिंग 6 आपने खुद से करनी है, ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास आ गया मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग कॉस्ट। कॉस्ट को कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो एक तो यूनिट कॉस्ट जो अभी हम लोगों ने कैलकुलेट की है खुद से, ठीक है। दिस इज एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द परचेजिंग आइडेंटिफाइबल यूनिट्स ऑफ इन्वेंट्री। ये कहाँ पे फिजिबल होती है जी, किसी ने हैंड रेज किया। सर एक दफा एक्सेल शीट शो करा देंगे। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, अच्छा, कॉस्ट, ये यूनिट कॉस्ट तो अभी हम लोगों ने कैलकुलेट की है, जैसे कैलकुलेट किया, ये कहाँ पे ज्यादा यूज होगी, ये यूज होगी ओनली यूज व्हेन आइटम्स ऑफ इन्वेंट्री आर इंडिविजुअली डिस्टिंग्विशेबल एंड ऑफ हाई वैल्यू। जैसे हमारे कंप्यूटर्स थे तो डिस्टिंग्विशेबल है ना। आप 200 कंप्यूटर थे, उसमें से 90 सेल हो गए, 110 बाकी रह गए। आपको पता है ये एक कंप्यूटर है, दूसरा है, तीसरा है, यू डिस्टिंग्विश कर सकते हो उनको, ठीक है। और हाई वैल्यू के हो,
जाहिर बात है वो 12,000 14,000 या लाखों के भी होते हैं। लेकिन जहां पे डिस्टिंग्विशेबल भी नहीं होते और हाई वैल्यू के नहीं होते, फॉर एग्जांपल ये जो बहुत सारी कंपनियां होती हैं ये नेट पेज बेचते हैं, ठीक है, छोटे बुलेट्स बेचते हैं, जो छोटी छोटी चीजें होती हैं। अब इनका क्या करें, इनके लिए तो एक एक इन्वेंट्री की कॉस्ट नहीं फाइंड आउट कर सकते ना। फॉर एग्जांपल आपने, लेट्स सपोज हम, मैं एक जब मैंने बिल्कुल स्टार्ट लिया था, इंटर्नशिप की थी इनफैक्ट मैंने एक कंपनी में, गुजरावाला में वो कंपनी थी। अच्छा, वो चाइना से ना ये जो पंखों के अंदर बैरिंग यूज होते हैं, ठीक है, मैं तो बैरिंग ही कहता हूँ उन्हें, पता नहीं उसका अंग्रेजी नेम कुछ और होगा, बॉल बैरिंग्स, ठीक है, इसके अंदर पंखे के अंदर लगता है। वो नॉर्मली मार्केट में बिकता है 100 रुपए का या 50 रुपए का या 60 रुपए का, अभी का नहीं पता कितना का बिकता होगा। वो चाइना से इंपोर्ट करते थे, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान में बॉल बैरिंग नहीं बनता, या बनता होगा तो महंगा होता होगा। वो चाइना से इंपोर्ट करते थे पूरे का पूरा कंटेनर। जब कंटेनर पूरे का पूरा वो इंपोर्ट करते थे चाइना से पूरे का पूरा कंटेनर जब वो इंपोर्ट करते थे, तो जस्ट थिंक कि वो एक कंटेनर में कितने ज्यादा बॉल बेरिंग होंगे। वो एक डब्बा 6 बाई 6 इंच का होता था, उसमें ही मेरे ख्याल से कुछ 12 14 बॉल बेरिंग्स होते थे, तो वो कितने ही डब्बे उस एक कंटेनर में होते थे। तो अब वो परचेज कॉस्ट उसकी फाइंड आउट करें, पर बैरिंग कैलकुलेट करें, तो दैट इज इम्पॉसिबल फॉर देम, ठीक है, कि कैसे पर यूनिट जो है कैलकुलेट किया जाए। तो उस केस में फिर क्या होता है, आप फाइफो या एफ को यूज करते हैं। फाइफो या एफ को आपने पिछली अपनी किसी अकाउंटिंग में पढ़ा? जी यस सर, सर। सेकंड सेमेस्टर में। हाँ, ये वही है फाइफो या एफ को, ठीक है। हम लोग बस इसकी थोड़ा सा गो थ्रू करेंगे और दैट विल बी डन। सो द कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री इज द कॉस्ट ऑफ द यंगर इन्वेंट्री। और इसका पर्पस क्या होता है? फॉर कॉस्टिंग पर्पस द फर्स्ट आइटम्स ऑफ द इन्वेंट्री रिसीव्ड आर एज्यूम्ड टू बी द फर्स्ट वन सोल्ड, ठीक है जी। तो जो पहली आती है वही पहली जाती है। तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट फाइफो एंड एफ को भी कैलकुलेट करते हैं। एवरेज कॉस्टिंग, कॉस्ट कैन बी कैलकुलेटेड periodically और कॉन्टिन्यूसली। इसमें कॉन्टिन्यूसली भी और periodically भी कैलकुलेट की जा सकती है। कॉन्टिन्यूसली क्या होती है कि हर परचेज के बाद आप उसको कैलकुलेट करो। periodically क्या होती है कि एक महीने के बाद उसे अपडेट करो, ठीक है। तो एक छोटा सा, तो कॉस्ट कैलकुलेट करने के अब हमारे पास 3 मेथड्स हो गए। एक मेथड हो गया यूनिट कॉस्ट बेसिस पे, एक मेथड हो गया फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे, और एक मेथड हो गया एवरेज कॉस्टिंग मेथड पे, ठीक है। एक क्वेश्चन, ये जो इलिस्ट्रेशन है ये आप लोग खुद कर लेना। इसी इलिस्ट्रेशन पे जो है, बल्कि ये इलिस्ट्रेशन मैं कर देता हूँ आपको, जो टेस्ट अंडरस्टैंडिंग 7 है वो आप खुद कर लेना, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए। वो कहता है जी, सैम स्टार्टेड हर बिजनेस ऑन 1 जनवरी एंड प्रोवाइड्स डिटेल्स ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। सैम ने जो है अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया 1 जनवरी को, एंड उसने आपको ये फॉलोइंग डिटेल्स प्रोवाइड कर दी। 2 मिनट वेट कीजिएगा, मैं पंखा ऑन कर लूँ, ठीक है। अच्छा, सैम स्टार्टेड, यार ये कॉपी होगा नहीं होगा, ठीक है। मैंने कहा अगर कॉपी हो जाता ना, इसको मैं आपको, इस क्वेश्चन को, चलो छोड़ो। अच्छा, वो कहता है जी, सैम स्टार्टेड हर बिजनेस ऑन 1 जनवरी एंड प्रोवाइड्स डिटेल्स ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। उसने परचेजेस की जी 1 जनवरी को, उसने 5 यूनिट्स खरीदे $4 पर यूनिट पे। 2 जनवरी को उसने 5 यूनिट्स खरीदे एट $5 पर यूनिट पे। और 3 जनवरी को उसने 5 यूनिट्स खरीदे एट $5.5 पर यूनिट पे, ठीक है जी। She then sold 7 units for 10 units on 5th January. अच्छा, आप लोग क्या करना, बड़े आराम से सुनना मेरी बात, ठीक है, गौर से। आप लोगों ने क्या करना है, ये तो उसने कहा शी देन सोल्ड एट, ही देन सोल्ड 7 यूनिट्स फॉर 10 यूनिट्स। बल्कि एक काम करते हैं यार, आप लोगों के लिए मैं इजी कर देता हूँ इसको, एक और बनाते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेते हैं, यही क्वेश्चन लिख लेते हैं, लेकिन इसमें थोड़ी सी मैंने अमेंडमेंट करनी है इसी क्वेश्चन में, थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाना है क्वेश्चन को, ठीक है। तो क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है जी, वो कह रहा है, बाकी चीजें तो वही लिखता हूँ, सिर्फ क्वेश्चन में वो कह रहा है
कि 1 जनवरी को उसने कितनी, यहाँ पे लिखता हूं मैं, ठीक है, 1 जनवरी को उसने कितनी आइटम्स परचेज की, उसने 5 आइटम्स परचेज की एट 5 यूनिट्स एट $4। चलो, फिर वो कहता है 2 जनवरी को, तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं सेकंड की जगह इसे कर देता हूँ, चलो सेकंड ही करता हूँ। 2 जनवरी को उसने कितने पे खरीदी, उसने खरीदी जी 5 यूनिट्स खरीदी, 5 यूनिट $5 के हिसाब से, तो 5 यूनिट्स ही खरीदी उसने $5 के हिसाब से। जस्ट मैं क्वेश्चन कॉपी कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं कर रहा, लेकिन उसमें मैंने एक दो चीज सिर्फ ऐड करनी थी, इसलिए मैंने उसे किया। और 3 जनवरी को उसने 5 यूनिट्स बेची, खरीदी 5.5 के हिसाब से, तो 5.5 के हिसाब से 5 यूनिट्स उसने और खरीदी 3 जनवरी को। फिर वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है जी 7 यूनिट्स उसने सेल की 5 जनवरी को फॉर $10। अच्छा रिमेंबर, यहाँ पे बच्चे बड़ा कंफ्यूज करते हैं अक्सर चीजों को। फिलहाल ये जो $10 पर यूनिट है, इसको आपने इग्नोर करना है, ठीक है, क्योंकि ये सेलिंग प्राइस है, हम लोग कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, पहले लेवल पे हम लोगों को कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो ये दिस इज सेलिंग प्राइस, तो जब फिगर्स आती हैं तो बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, तो दिस इज जस्ट यू राइट कि उसने कब, उसने 5 जनवरी को, 5 जनवरी, 5 जनवरी को उसने कितनी यूनिट सेल की, 7 यूनिट सेल की। अच्छा, अब सवाल ये है कि जो हम लोगों ने एट कैलकुलेट करना है, यही तो कैलकुलेट करना है, क्योंकि हम लोग ये ऊपर से कॉस्ट लिख रहे हैं, ठीक है। तो उनकी कॉस्ट क्या थी, जो 7 यूनिट बेची है, व्हाट वाज द कॉस्ट ऑफ सेल्स, अगेन वही जो हम लोग उसमें करते थे कि कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या है, जब जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में किया, जब कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट को डेबिट करते थे फिर क्रेडिट करते थे, वहां पे हमें फिगर लिखी हुई मिलती थी। अभी हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं कि फिगर फाइफो या एफको से कैसे कैलकुलेट करेंगे, यूनिट बेस पे तो हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली। अच्छा, इसके बाद जो मैंने ऐड करना था, बाकी ये क्वेश्चन ऐसा ही था, इसके बाद जो मैंने ऐड करना था वो ऐड करूंगा मैं कि, और इसकी जो सेलिंग प्राइस मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, जो सेलिंग प्राइस थी वो थी 10। उसके बाद जो ऐड करना था मैंने, मैं करता हूं जी 9 जनवरी को उसने 5 यूनिट्स और खरीदी एट $6। अच्छा, 11th को उसने और खरीदी कितनी, 5 यूनिट्स ही एट $7। और 13th जनवरी को उसने 12 यूनिट्स, बल्कि 13 यूनिट्स बेच दी। इतने पे अब हम लोग ऐड फिलहाल यहाँ पे भी नहीं कैलकुलेट कर सकते, क्योंकि कॉस्ट तो हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन उसकी सेलिंग प्राइस हमें पता थी कि कितने पे बेची, सेलिंग प्राइस वो $10। ठीक है जी। अब ये बेसिकली मैंने बीच में ऐड किया है ताकि आप लोगों के उसी क्वेश्चन का थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज हो जाए। अब वो कहता है क्या, इस क्वेश्चन में हम लोगों ने करना क्या, वो कहता है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू कैलकुलेट करो एट द एंड ऑफ द फर्स्ट वीक ऑफ ट्रेडिंग यूजिंग FIFO एंड EVCO मेथड्स। क्या कहता है, कहता है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ फर्स्ट वीक ऑफ ट्रेडिंग यूजिंग FIFO एंड EVCO मेथड। और क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू कौन सी, वो जो हम लोग कॉस्ट ऑफ सेल्स को क्रेडिट करते थे, इन्वेंट्री को डेबिट करते थे, जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो करो। और क्या कहता है, कहता है प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, सिर्फ सेल्स रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ सेल्स और ग्रॉस प्रॉफिट को, जो बिल्कुल इस चैप्टर का हम लोगों ने स्टार्ट किया था, ठीक है। जिस चीज से हम लोगों ने स्टार्ट किया उसी चीज को हम लोग एंड, उसी से हम लोग एंड करेंगे कि सेल्स रेवेन्यू में से कॉस्ट ऑफ सेल्स को माइनस करके ग्रॉस प्रॉफिट आता है फॉर द फर्स्ट 2 वीक्स अंडर FIFO एंड EVCO। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग EVCO और FIFO के अकॉर्डिंगली फाइंड आउट कर लेंगे
कि हमारी इन्वेंट्रीज कैसे होती हैं, कितनी क्लोजिंग इन्वेंट्री आएगी। तो एज यू पीपल टोल्ड कि आप लोगों ने पढ़ा हुआ है तो इसको क्विकली सा कर लेंगे। अच्छा, इफ यू हैव डन सम मेथड जो कि आप लोगों को आता था, आप लोग इजी थे विद दैट मेथड, तो गो अहेड विद दैट मेथड। ये शायद ये वाला जो मेथड हो वो थोड़ा सा डिफरेंट हो। तो इफ यू कैन अराइव ऑन द गुड ऑन द राइट आंसर, तो देन फॉलो दैट मेथड, जो भी मेथड आपको आता है, जिस तरीके से भी आता है। ठीक है, मैं जब करवाता हूँ तो मैं इसी तरीके से कराता हूँ, क्योंकि ओवर द पीरियड मैंने देखा है ये तरीका स्टूडेंट्स के लिए इजी रहता है। शायद ये वही तरीका जो आपने भी किया हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डेट, इंपॉर्टेंट है। फिर हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा परचेजेस, ठीक है, या रिसीट्स। ठीक है जी, फिर हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा सेल्स, या जो है रिसीट्स को क्या कहेंगे, उसके दूसरा वर्ड क्या होगा, चलो सेल्स ही लिख देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा बैलेंस। अच्छा जी, अब क्या हुआ, 1 जनवरी को, और हम लोग कर क्या रहे हैं, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ। मर्शिया इसको, और हम लोग कर रहे हैं 5। अच्छा जी, 1 जनवरी को परचेजेस की हैं जी। कितनी परचेजेस की, उसने कहा 5 यूनिट परचेज की। इनकी जो प्राइस थी वो कितनी थी, उसकी प्राइस थी $4 की। ठीक है जी, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 20। ठीक है, अच्छा बैलेंस में हमारे पास कितना आ गया, बैलेंस में हमारे पास आ गया $20। अब 2 जनवरी को उसने हमें बताया, 2 जनवरी को भी हम लोगों ने कितनी 5 यूनिट्स परचेज की, 5 यूनिट्स। प्राइस क्या थी, उसकी थी $5। और ये टोटल हमारे पास आ गया कितना, 25। अच्छा, दिस इज वेरी अगेन सिंपल, कि जब आपका जो बैलेंस होता है, जैसे आपका मोबाइल का बैलेंस होता है, तो आपके मोबाइल में ऑलरेडी से 20 रुपए का बैलेंस है, तो जब आप किसी को कहते हो यार 20 का और लोड करा दें, तो टोटल कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा ना। तो दिस इज अगेन सेम, आपके पास ऑलरेडी 20 का बैलेंस था, 25 और आ गई, 25 की इन्वेंट्री और आ गई, तो अब टोटल बैलेंस कितना हो जाएगा, दैट विल बी $45। ठीक है जी। अच्छा, 3 जनवरी को क्या हुआ, 3 जनवरी को हमारे पास 5 यूनिट्स हम लोगों ने और खरीदी, और कितने पे खरीदी, 5.5 के हिसाब से खरीदी। ये बन जाएगा 27.5, और ये डॉलर्स, ये टोटल कितना बन जाएगा जी, ये टोटल बन जाएगा 72.5 डॉलर्स। ठीक है जी, ये बैलेंस आ गया। अच्छा, अब वो कहता है 5th को आपने, 5 जनवरी को आपने क्या किया, आपने सेल्स की, कितनी सेल्स की, आपने 7 यूनिट सेल्स की। ठीक है जी, अब इन 7 यूनिट्स को हम लोगों ने क्या करना है, बेसिकली इन 7 यूनिट्स को, एक मिनट से, अच्छा ये 7 यूनिट्स को उसने कहा जी ये क्या करना है, इसको करना था मर्ज। ये 7 यूनिट सेल की। अब हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, 5-4, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आएगा वही पहले जाएगा। ठीक है, तो जब 7 यूनिट्स निकाली, अच्छा ये होता नहीं है कि वाकई आप ऐसे स्टोर रूम में जाके लिखा होता है इन्वेंट्री के ऊपर कि भाई ये पहले आई थी, इनको पहले करो, नहीं, ये कॉस्ट फ्लो के लिए सिर्फ पहले आया पहले जाया का रूल होता है। इसका मतलब क्या है, कॉस्ट फ्लो के लिए, कि जो पहले कॉस्ट पे चीजें आई थी, जिस कॉस्ट पे पहले चीजें आई थी, उसी कॉस्ट पे हम लोग उसको कहेंगे ये कॉस्ट ऑफ सेल्स है, जो है उसके लिए फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के लिए। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसको, जो 7 चीजें निकालनी है उसमें से सबसे पहले हमारे पास कौन सी आई थी, सबसे पहले हमारे पास 20 पे आई थी। ठीक है, जो सबसे पहले आइटम्स आई थी
उनकी कॉस्ट थी 20 की, 5 आइटम्स आई थी। तो सबसे पहले तो हम लोग वो निकाल देंगे $20। ओके, इसी को मैं एज इट इज कॉपी करता हूँ, Ctrl+C, Ctrl+V। तो 5, जब हम लोगों ने 7 यूनिट्स को आउट करना है, ठीक है, 7 यूनिट सेल करनी है, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला हमें मेथड क्या कहता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला मेथड हमें कहता है कि जो पहले चीजें आई उन्हें पहले निकालो। ठीक है, तो पहले चीजें जो आई थी वो आई थी 5 यूनिट्स आई थी पहले, तो उसको निकाल दिया। उसके बाद वो कहता है दो, क्योंकि टोटल तो 7 हम लोगों ने आउट करनी है, तो 7 आउट कैसे करेंगे? एक मिनट यार, इसको मैं वापस कर लूँ। अच्छा, ये आ गया। अच्छा, 7 आउट कैसे करेंगे? 7 में से 5 यूनिट्स तो 4 पे निकल गई, बाकी 2 यूनिट्स हमें और चाहिए, जो कि फिर हम लोग दूसरा, ये तो ये वाली खत्म हो गई, 1 जनवरी वाली हमने आउट कर दी। अब 2 जनवरी को हम लोगों ने 5 यूनिट्स खरीदी थी, जो कि 5 के हिसाब से खरीदी थी। उसमें से हम लोग 2 यूनिट्स निकाल के बेच देंगे, और वो जो 2 यूनिट्स निकाल के बेच देंगे वो कितने के हिसाब से होंगी? वो 5 के हिसाब से होंगी, और उसकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी? उसकी कॉस्ट हो जाएगी टोटल $10। ठीक है, तो इन टोटल जो 7 यूनिट्स की कॉस्ट है वो कितनी टोटल बन जाएगी? दैट विल बी $30। ठीक है, सो टोटल विल बी, टोटल 7 यूनिट्स ये कॉस्ट है, और इनकी कॉस्ट कितनी बन जाएगी? दैट विल बी $30। अच्छा, बैलेंस, जब चीजें आती थी तो बैलेंस बढ़ जाता था, जब चीजें जाएंगी तो बैलेंस कम हो जाएगा, क्योंकि ये जो जितने भी हम लोग यहाँ पे डॉलर्स लिख रहे हैं ये कॉस्ट है, ये सेल्स की वैल्यू नहीं है। सेल्स की वैल्यू कहाँ काम आएगी वो बताऊंगा, ठीक है, ये कॉस्ट है। तो अब क्या होगा? अब 72 का लास्ट बैलेंस था हमारे पास, उसमें से जब $30 की चीजें निकल गई तो बाकी कितना रह जाएगा? दैट विल बी $42.5। अगर यहां तक किसी को समझ ना आई हो तो काइंडली पूछ लो। सुन तो नहीं हो? आवाज आ रही है ना मेरी? जी जी सर, आ रही है, समझ आ गया। ठीक है। अच्छा, उसके बाद उसने क्या कहा? उसके बाद उसने कहा जी, 5 के बाद जब आपने बेची थी, उसके बाद 9 जनवरी को और परचेजेज हुई। कितनी हुई जी? 9 जनवरी को और परचेजेज हुई। ठहर, इसको मैं अलाइन कर लूँ। अच्छा, 9 जनवरी को और परचेजेस की, कितने पे की? उसने कहा जी 9 जनवरी को 5 यूनिट्स हुई 6 के ऊपर, तो 5 यूनिट्स हम लोगों ने परचेज की, कितने के ऊपर? एट $6, एंड दैट इज इक्वल्स टू $30। ठीक है जी। अब अगेन जब आएगा बैलेंस तो वो इंक्रीज कर देगा, दैट विल बी $72.5 वापस हमारे पास चला गया। अच्छा, ये को इंसिडेंस है कि हमारे पास 72.5 वापस चला गया, बल्कि चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको 7 कर देता हूँ और इसको 8 कर देता हूँ, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना रहो इससे कि ये वापस कैसे चला सर गया। जी बोलें। सर, अगर मतलब सेम आ भी जाए तो ये कोई इश्यू तो नहीं है ना? नहीं नहीं, कोई इशू नहीं है, बिल्कुल कोई बस। इशू नहीं है। आ सकता है, हर चीज हो सकती है, लेकिन इसको सिर्फ इसलिए मैंने लिख दिया कि कोई आप में से बाद में कर रहा हो तो यार कि पहले 72.5 था, फिर 72.5 आ गया, तो कुछ बच्चे रट्टा भी लगाते हैं। ठीक है, तो वो परेशान हो रहे हो कि यार इशू के बाद तो सेम पुराने वाली वैल्यू नहीं आ रही, तो क्यों नहीं आ रही? तो इसमें कोई ये चक्कर नहीं है, तो इसलिए फिर मैंने उसे 7 कर दिया ताकि आप परेशान ना हो। जरा 42.5 में 35 को ऐड करो, कितना आता है? 77 आ जाएगा ना, मेरा ख्याल है 77.5। ओके, अब 10 जनवरी को आपने, 10 नहीं, 11 है, 11 जनवरी को आपने और परचेजेस की, कितनी? 5 यूनिट खरीदी। कितने के हिसाब से खरीदी? आपने खरीदी 8 के हिसाब से, सो दैट इज इक्वल्स टू $40। और ये जब टोटल बैलेंस में चला जाएगा तो ये चला जाएगा 87, 97, 107 और 117.5 डॉलर्स। ये है कॉस्ट ऑफ सेल्स अवेलेबल, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सोल्ड। अच्छा, अब हमारे पास क्या हुआ? 13th को
13 जनवरी को हम लोगों ने चीज़ें कितनी इशू की, हम लोगों ने 13 यूनिट्स इशू की, ठीक है। अब 13 यूनिट्स इशू करनी है हम लोगों को, वो कैसे करनी है उसका भी हिसाब लगा लेते हैं। बल्कि इसको मैं एक और ज़रा अच्छा कर दूं आप लोगों को तो इजी रह जाएगा। 2 इसमें से बची थी, 5 7, 7 और 5 12, 12 और 5 18, ठीक है। तो इसको मैं 15 यूनिट्स करता हूँ। 15 यूनिट्स हम लोगों ने भाई इशू करनी है, ठीक है। 15 यूनिट्स इशू करनी है। अब देखो क्या हुआ है, पहले पहले हम लोगों ने 7 यूनिट्स इशू की थी और फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कर रहे हैं। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में क्या होता है, जो पहला अक्सर मैं स्टूडेंट्स को कहता होता हूँ, ये जो परचेज रिसीट वाली साइड है ना, इसको समझा करो ये डब्बे हैं। एक ये डब्बा है, एक ये डब्बा है, एक ये डब्बा है, एक ये डब्बा है। किसी को एक्सप्लेन करते हुए नहीं कह देना डब्बे डब्बे, सिर्फ आप लोगों को बता रहा हूँ। तो आपने जो पहला डब्बा था, जब आपने 7 यूनिट्स बेची थी, तो पहला डब्बा खाली किया तो उसमें से 5 यूनिट्स निकली। आपको पता था उसकी कॉस्ट कितनी है 4 के हिसाब से, तो आपने कहा ओके पहला डब्बा खाली हो गया। फिर टोटल तो 7 करनी थी, फिर दूसरा डब्बा खोला, दूसरे डब्बे में से हम लोगों ने इस वाले डब्बे में से 2 ऑलरेडी निकाल ली हुई हैं, जो कि यहाँ पे हम लोगों ने सेल कर दी थी। अब 15 यूनिट्स हम लोगों ने सेल करनी है। रूल वही है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, जो ये वाला डब्बा खोला हुआ था, इसके अंदर 3 यूनिट्स थी। इस वाले डब्बे में 3 यूनिट्स थी, जो कि 5 के हिसाब से हम लोगों ने खरीदी हुई थी। तो ये तो चला गया 15 पे, ठीक है। ये डब्बा खाली भी हो गया। अब टोटल कितनी करनी है, 15। 15 करनी है तो नेक्स्ट डब्बा खोल लेते हैं 5 यूनिट्स वाला। और ये डब्बा जो है ये किस हिसाब से खरीदा हुआ है, ये खरीदा हुआ है $5.5 के हिसाब से। तो ये टोटल आ जाएगा हमारे पास 27.5। स्टिल अभी टोटल कितनी हम लोगों ने इशू करनी है, 15। अभी हमारे पास सिर्फ 8, 2 डब्बे हम लोगों ने खोल लिए, उसमें से 8 निकली। अब तीसरे डब्बे की तरफ आ जाते हैं, ये वाले डब्बे की तरफ। 5 यूनिट्स इतने के हिसाब से, $60 के हिसाब से, ये कितना आ जाएगा जी, $35। अच्छा, अब हमारे पास कितनी होगी, 3 5 8, 8 5 13। स्टिल 2 और चाहिए, तो 2 कहाँ से निकाल लेंगे। अब आखिरी डब्बा ही हमारे पास पड़ा है, उसमें से 2 और निकाल लो भाई। तो 2 और जब निकाली उसमें से, तो हमारे पास कितने पे आई, $8। दैट इज इक्वल्स टू 16। तो जब इसका टोटल करेंगे, ग्रैंड टोटल करेंगे इसका, सो द ग्रैंड टोटल विल बी, इसको मैं सारे को करता हूँ और सिर्फ इसको बोल्ड करता हूँ। तो टोटल आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, टोटल 15 यूनिट्स। कितने की निकालनी है हम लोगों ने जी, टोटल 15 यूनिट्स। जरा टोटल करके बताओ यार, 15 और 35 50, 50 और 27, 77.5 और 16, 83, 93। ये चेक भी करते जाना है, $93.5। ठीक है जी, ये कॉस्ट है, मैं बार बार कह रहा हूँ ये कॉस्ट है, ठीक है। ये वही कॉस्ट ऑफ सेल्स है जो हमें गिवन होती थी। अब क्या होगा, रिमेंबर, हम लोग जब कोई चीज आती थी तो ऐड हो जाती थी, जब कोई चीज जाएगी तो लेस हो जाएगी। तो क्या होगा जी, यहां से इसमें से माइनस कर देंगे 93.5 को। सो क्यों भाई, ये क्या कह रहा है, अच्छा चलो इस तरह कर लेते हैं, 117.5 माइनस 93.5, एंटर किया। तो हमारे पास ये बाकी जो है अमाउंट बच गई 24। इसको मैं लिख देता हूँ $24। अच्छा, ये जो $24 है, अब ये वाला, दिस इज और क्लोजिंग इन्वेंट्री, ठीक है। दिस इज और, या मैं लिख भी देता हूं, दिस इज और क्लोजिंग इन्वेंट्री। और अगर इसको चेक करना हो आप लोगों को, ठीक है, मुझे लगता है आप लोगों ने जैसे पहले किया होगा उसके करीब करीब का तरीका होगा, लेकिन ये थोड़ा सा थोड़ा शायद डिफिकल्ट फील हो रहा है। और मैं सिर्फ समझाने की ये कोशिश करता हूँ आप लोगों को कि कोई भी जो चीज करो वो समझ के करो, ठीक है। अब देखो ये 24 की इन्वेंट्री हमारे पास पड़ी है, $24। यहाँ पे तो पता लग रहा है क्लोजिंग इन्वेंट्री $24 की पड़ी है। अब अगर आपने इसको चेक करना है कि आपने ठीक कैलकुलेट किया है कि नहीं, तो आप देखो, आपने जो आखिरी डब्बा खोला था, आखिरी डब्बा ही था ना, उसमें से आपने 2 यूनिट्स निकाली थी, तो बाकी 3 यूनिट पड़ी हुई है अभी, ठीक है। तो जो बाकी 3 यूनिट पड़ी हुई हैं वो कितने पे पड़ी हुई हैं, 8 के हिसाब से। तो अगर 3 को 8 से मल्टीप्लाई करो तो फिर भी 24 ही बनता है।
ठीक है जी, तो ये आपकी आ जाएगी क्लोजिंग इन्वेंट्री। यहाँ पे पता नहीं आप शेप डाल सकते हो कि नहीं, शेप्स नहीं है यहाँ पे शेप्स, ठीक है छोड़ो, टाइम नहीं जाया करते। सो दिस इज योर क्लोजिंग इन्वेंट्री, ये वाली, इसको शेड कर देते हैं। अच्छा, आपकी जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है वो कौन सी होगी, वो इस टोटल को जब ऐड कर दोगे, ठीक है, तो ये टोटल आपके पास कितना है, ये और ये, इन दोनों को जब ऐड करोगे, सो दिस इज योर कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आपकी कितनी होगी, दैट विल बी 30। जितने भी दफा आप लोग इशू करोगे उसको जब टोटल कर दोगे तो दैट विल बी योर कॉस्ट ऑफ सेल्स is equals to, that will be I guess 103, 1013 and 123, $123.5। ठीक है जी, ये आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई। तो यही दो चीजें हमें चाहिए थी, कॉस्ट ऑफ सेल्स और क्लोजिंग इन्वेंट्री, हम लोगों ने जो एंट्री पास करनी होती है। ठीक है, तो ये कॉस्ट ऑफ सेल्स विल बी गोइंग समवेयर एल्स। ये जो आपकी जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है, ये आपकी, इससे हम लोग एंट्री पास कर देंगे अगर रिकॉग्नाइज करना हुआ थ्रू FIFO मेथड। ठीक है, यहाँ पे फिलहाल मैं स्टॉप कर रहा हूँ। FCO मेथड हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में उसमें करेंगे, क्लास के अंदर करेंगे। ठीक है, ओके सर। इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। इसी क्वेश्चन के हिसाब से आप ये क्वेश्चन भी कर सकते हैं, ये इजी है, सेम क्वेश्चन है, इतना ही। अभी ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने पूरा नहीं किया। और टेस्ट अंडरस्टैंडिंग से भी खुद कीजिएगा इसको प्रैक्टिस के लिए, और आपको इंशाल्लाह मैं भेज दूंगा। अगर आपको इसके और प्रैक्टिस चाहिए हुई तो मैं आपको वो भी भेज दूंगा। ठीक है, इसी के ऊपर आपका, क्योंकि नेक्स्ट क्लास हमारी ऑन कैंपस क्लास है, इस जहां तक हम जितना पढ़ा है, मैं आपका एक छोटा सा क्विज करूंगा क्लास में, एंड दिस टाइम दिस क्विज विल बी सही, वो मार्किंग वाला क्विज होगा, कोई उसमें कोई रियायत नहीं होगी। ठीक है, ओके जी, बी सर अटेंडिंग। ओवरऑल जितना भी पढ़ा है कि आज जी वाले क्या? टॉपिक में से। नहीं, जो पिछला लेक्चर पढ़ा है इन्वेंट्री से रिलेटेड, और जो आज पढ़ा है उसका। ठीक है ठीक है, इन्वेंट्री से रिलेटेड जो है ना। सर, वो आपने कहा था लिंक अगर आपको चाहिए तो वो भी भेज दीजिएगा मैं भेज इन्वेंट्री से। मैं भेज दूंगा। अब्दुल कदीर, प्रेजेंट। जेकब शान, प्रेजेंट। हमजा रसूल, ये छोड़ तो नहीं एब्सेंट। गया? हमजा रसूल छोड़ तो नहीं गया? नहीं सर, छोड़ नहीं गया। एक दो क्लासेस में आया था, फिर मतलब ऑनलाइन वाली में आया था पिछली में, इस बार पता नहीं आ नहीं रहा। उबैदुल्लाह, प्रेजेंट सर। मोहम्मद सैफुल्लाह खान, प्रेजेंट सर। मोहम्मद जैन खान, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। सैफुल्लाह खान कौन है? मैं सर। और जैन खान, जैन इरफान। मैं सर। अच्छा ठीक है, आप दोनों की आवाज बड़ी सेम मिली थी मुझे। सुंदस अली, सुंदस अली, समन। हाँ, लड़कियों ने बाइकआउट किया। सैफ अली, प्रेजेंट। अदील अहमद अब्बासी, प्रेजेंट सर। अब्दुल्ला हुसैन, प्रेजेंट सर। लाइबा, अब्दुल्ला हुसैन, प्रेजेंट सर। आपका नाम अब्दुल्ला है? सर अब्दुल्ला एब्सेंट है। प्रेजेंट सर। लाइबा, प्रेजेंट सर। जारा मुकद्दस। एब्सेंट। ओके जी, मेरे पास जो अभी अभी एब्सेंट आ रहे हैं वो आ रहे हैं हमजा रसूल, सुंदस अली, समन,
अब्दुल्ला सर हुसैन हमने प्रेजेंट बोली है, फिर एब्सेंट। और जारा मुकद्दस, ये एब्सेंट आ रही है। हेलो समन ने प्रेजेंट बोली है, लेट बोली है ना, लेट बोली है ना। सर, मैंने तो आपको सब बोली थी। हाँ जी, लगा दिया प्रेजेंट, लगा दिए। अच्छा लगा दिया है, चिड़चिड़ नहीं ज्यादा करो, लगा दिए। ओके जी, सी यू पीपल ऑन कैंपस विद क्विज। माइक ऑफ कर दो। तो सुनने तो दे रहा था, चुप करो, सुनने तो दो। आवाज ही नहीं आई पूरी, चलो ओके जी, सी यू पीपल ओके सर, नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।